दोस्तों, आप लोगों के डिमांड के मुताबिक आज मैं आपके समक्ष केदारनाथ अग्रवाल की एक छोटी सी कविता खेत का दृश्य को लेकर उपस्थित हूँ। मैं आपको इस कविता का सप्रसंग व्याख्या कराऊंगा कि अगर आपके पाठ्यक्रम में बीए के पाठ्यक्रम में, शायद ये एमए में तो नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन बीए के पाठ्यक्रम में इस कविता को संकलित किया गया है। तो अगर आपके पाठ्यक्रम में ये कविता संकलित है तो इसका सप्रसंग व्याख्या ही आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटी सी कविता है तो इस पर आपको आलोचनात्मक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल पर जरूर पूछा जा सकता है, लेकिन इस कविता से आपको आलोचनात्मक प्रश्न आने की संभावना नहीं है, क्योंकि बड़ी छोटी सी कविता है। लेकिन सप्रसंग व्याख्या अवश्य आ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि आपको 5 मार्क्स का सप्रसंग व्याख्या आता है, तो 5 मार्क्स का सप्रसंग व्याख्या के लिए ये कविता बिल्कुल सटीक रहता है, तो आप सप्रसंग व्याख्या को उम्मीद कर सकते हैं। तो खेत का दृश्य, इस कविता पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि हम लोगों को कविता पढ़ने से पूर्व के कवि के बारे में जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि कविता है तो कवि से रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो कविता है बड़ी ही छोटी सी कविता है, लेकिन कविता को पढ़ाने से पहले आप सभी को बता दूं कि केदारनाथ अग्रवाल के बारे में अगर विषय में आपको जानना है तो मेरे इसी चैनल पर ऑलरेडी केदारनाथ अग्रवाल की काव्यगत विशेषताएं अपलोडेड है। उस वीडियो को भी आप लोग अवश्य देखिए, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में ये कवि संकलित है तो डेफिनेटली वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उस केदारनाथ अग्रवाल की काव्यगत विशेषता वाले वीडियो में मैंने उनका व्यक्तित्व, कृतित्व, ठीक है, कला पक्ष, भाव पक्ष, सभी बिंदुओं पर चर्चा किया है। वो वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। और आपसे ये भी गुजारिश है कि सप्रसंग व्याख्या जो है वो किस तरह से लिखी जाती है, किसी कविता की व्याख्या किस तरह से करनी होती है, उस पर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो मेरे YouTube चैनल पर ऑलरेडी सप्रसंग व्याख्या लिखने की विधि वीडियो भी अपलोडेड है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। फिर भी संक्षिप्त में आपको केदारनाथ अग्रवाल के बारे में बता दूं कि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म जो है वो 1911 को हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल आपके ये प्रगतिवादी कवि थे। ठीक है, तो प्रगतिवादी कवि में गिने जाते हैं, बहुत ही प्रमुख कवि में गिने जाते हैं। और केदारनाथ अग्रवाल को कृषिक चेतना के अनूठे कवि भी कहते हैं। कृषिक समझ रहे हैं ना, कि जो किसान वर्ग होते हैं, जो दलित वर्ग होते हैं, जो परिश्रम करते हैं, ठीक है, निचली वर्ग के लोगों के, और खासकर किसानों के वेदनाओं को, पीड़ाओं को, उनको क्या कष्ट है, उनको क्या तकलीफ है, उन सब उनके चेतनाओं को, उनके भावनाओं के, उनके पीड़ाओं को उन्होंने अपने कविताओं में उभारा है। तो वही उन्हें रूमानी कवि भी कहा जाता है, प्रकृति प्रिय कवि थे। आज का ये जो कविता है खेत का दृश्य, ये भी प्राकृतिक सौंदर्य की कविता है। इसमें कवि ने किस तरह से जब ये जो धान कटाई होता है ना, जो धान का जो फसल उग जाता है, उसके बाद फागुन के माह में जब वो धान कटाई होता है, उस समय के दृश्य को हम लोगों के समक्ष रखा है। तो चलिए कविता का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले कविता का पाठ करते हैं। मैं ये कविता जो है आपको इस पुस्तक से पढ़ा रहा हूँ, आपका आधुनिक काव्य संग्रह। इसमें आधुनिक कविता के जितने भी कवि हैं उनकी कविताएं संग्रहित है। हो सके तो आप लोग भी इस पुस्तक को ले लीजिएगा, ठीक है, तो आपको काम आने वाला है। चलिए कविता का पाठ करते हैं कि खेत का दृश्य। आसमान की ओढ़नी ओढ़े, धानी पहने फसल घंघरिया, राधा बनकर धरती नाची, नाचे हसमुख कृषक सवरिया। माती थाप हवा की पड़ती, पेड़ों की बज रही ढुलकियाँ, जी भर फाग पखेरु गाते, ढर की रस की राग गगरिया। मैंने ऐसा दृश्य निहारा, मेरी रही न मुझे खबरिया, खेतों के नर्तक उत्सव में भूला तन मन गेह डगरिया। तो जब ये जो धान निकलकर जब फरवरी के महीने में, ठीक है, फागुन के महीने में जब ये धान कटाई का वक्त होता है, उसमें जो किसान वर्ग लोग हैं वो लोग उत्साह मनाते हैं। उत्साह मतलब ये खुशी का माहौल है। तो उस समय के दृश्य को कवि ने देखा और अपने शब्दों में उतारा है। तो आप लोग सबसे पहले संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आप लोग लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे बीए को स्नातक कहा जाता है ना, तो ये कविता शायद एमए में नहीं है, ठीक है। तो बीए के जो भी सत्र में
तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, जो भी मतलब जो भी सेमेस्टर में संकलित किया गया है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। वहाँ मैंने XYZ लिखा है। सत्र के पत्र संख्या, अब किस पत्र संख्या में ये संकलित है उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। में वर्णित कविता खेत का दृश्य से लिया गया है, जिसके कवि जो है, रचयिता जो है वो केदारनाथ अग्रवाल जी है। इतना लिखने के बाद आप लोग फिर प्रसंग लिखिए। प्रसंग में आप लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में धान कटाई के वक्त का दृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया गया है। इतना लिखिए। उसके बाद आप लोग फिर सब प्रसंग व्याख्या में विस्तार के साथ में लिखिएगा। कवि कहते हैं कि हमारे ये जो धरती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इसने आसमान के ओढ़नी को ओढ़ रखा है। ठीक है। और ये जो धान की जो हरी हरी पत्तियां होती है, धान की हरी हरी पत्तियां, धानी मतलब कि हरी हरी पत्तियां, धानी वैसे दुपट्टा को कहा जाता है। तो फिर कवि कह रहे हैं कि ये जो धरती है ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो एक तो इसने आकाश का ओढ़नी ओढ़ के रखा है और दूसरा नीले रंग के दुपट्टे को इसने अपने ऊपर ओढ़ रखा है, लगाया हुआ है। ठीक है। और वो नीला रंग का दुपट्टा क्या है? आपका धान की हरी हरी पत्तियां। ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि फसल घगरिया, और ये जो फसल है, धान की जो फसल है मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी घाघरे की भांति। धान की जो हरी पत्तियां हैं उसका दुपट्टा ओढ़ रखा है और धान का फसल किसी घाघरे की तरह लग रही है। और हमारी धरती जो है वो राधा बनकर नाच रही है। देखिए यहाँ पे प्रतीकात्मक है, उन्होंने हमारे धरती को राधा रूपी बताया है। ठीक है। ये जो धरती है वो राधा की समान लग रही है और इसने हरे रंग की दुपट्टे ओढ़े, घाघरा पहने ये नाच रही है। कौन नाच रही है? हमारी धरती राधा की तरह नाच रही है। फिर आगे कहते हैं कि नाचे हसमुख कृषक सवरिया। सवरिया मतलब होता है श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो जो किसान थे, ठीक है, उस धान खेत में जो किसान थे वो किसान किसी कृष्ण की तरह नाच रहे हैं। हमारी धरती राधा की तरह नाच रही है और जो किसान है वह कृष्ण की तरह नाच रहे हैं। तो यहाँ पर राधा कृष्ण के नाच के, नृत्य के दृश्य को बताया गया है कि धरती राधा समान नाच रही है और किसान जो है वो कृष्ण के समान नाच रहे हैं। बड़ा ही सुंदर सा उपमान देकर कवि ने इन पंक्तियों को बांधा है अपने शब्दों में। फिर आगे कहते हैं कि माती थावी हवा की पड़ती। ठीक है। तो मतवाली हवाएं चल रही थी। मतवाली क्या चल रही थी? हवाएं चल रही थी। और उस हवा के चलने के कारण पत्तियों में जो आवाज़ आ रही, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई ताली बजा रहा हो। ठीक है। तो थप थप की आवाज़ आ रही है। और फिर आगे कहते हैं कि हवा के कारण वृक्षों में जो सरसराहट हो रही है। ठीक है। तो उस सरसराहट से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है मानो ऐसा लग रहा है कि कोई ढोलक बजा रहा हो। ढुलकिया मतलब कि कोई ढोल बजा रहा हो। फिर कहते हैं कि जी भर के फाग पखेरु गाते। ठीक है। फागुन का महीना है, मतलब कि फसल कटाई का माह है। फरवरी के महीने में होता है अंग्रेजी में, ऐसे समझे तो फागुन का महीना है, मतलब कि उत्सव का माहौल है। और जो ये पक्षी है, पखेरु मतलब पक्षी, ये पखेरु जो पक्षी है वे गीत गा रहे हैं। ठीक है। मतलब कि चिड़िया जो है वो चहचहा रहे हैं और उनकी चहचहाहट जो है वो किसी संगीत की तरह लग रही है। और ढर की रस की राग गगरिया, मतलब कि इस तरह का माहौल है और पक्षी के चहचहाहट जो है संगीत की तरह चारों ओर गूंज रही है। ठीक है। राग रगरिया मतलब कि संगीत जो है वो चारों तरफ फैल गई है और गूंज रही है। फिर कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैंने खेतों में ऐसा दृश्य देखा, ऐसा नज़ारा देखा और इस नज़ारे को देखकर मैं बड़ा आनंदित हो गया। मैं अपने होशो आवाज़ खो बैठा। मैं बड़ा ही आनंदित हो गया, आनंद मुग्ध हो गया और मुझे अपना खबर ही नहीं रहा कि मैं इतना आनंद में मग्न हो गया। फिर अंतिम लाइन में कवि कहते हैं कि खेतों के नर्तक उत्सव में भूला तन मन गेह डगरिया। गेह का मतलब होता है घर। तो खेतों में धान कटाई के समय में ये जो उत्सव मनाया जा रहा है किसानों के द्वारा, वो इस उत्सव में नर्तकों की भांति नृत्य कर रहे हैं। नर्तक मतलब कि डांसर। ठीक है। डांसर को नर्तक कहा जाता है और नृत्य मतलब डांस। तो नर्तकों की भांति वे नृत्य कर रहे हैं और इस नृत्य में इतने वो खोए हुए हैं कि उनको अपने घर का राह का भी खबर नहीं है। मतलब गेह डगरिया मतलब कि घर के रास्ते भी वो भूल गए हैं। बहुत ही
आनंदित है, क्योंकि उन लोगों ने साल भर परिश्रम किया और साल भर का परिश्रम का जो उन लोगों को अब फल मिलने वाला है, ठीक है, उन लोगों का जो बीज अनाज उन्हें मिलने वाला है। तो देखा आपने कि कृषकों के, ठीक है, किसानों के जो उत्साह के माहौल को कवि ने हमारे सामने किस तरह से बांधा। इसलिए इनको कृषक चेतना के अनूठे कवि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कृषकों के क्रियाकलापों का भी बहुत ही सुंदर वर्णन अपनी कविताओं में किया। अंतिम में आप लोग देखिए, विशेष दिख रहा होगा, विशेष में आप लिखिए कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता है, किसानों के कृषकों के क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है, और इस कविता में उर्दू, उसके बाद ब्रज, उसके बाद खड़ी बोली हिंदी इत्यादि भाषाओं से शब्द को लिया गया है। इसीलिए आप लोगों को ये कविता समझने में थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी। उसी के साथ साथ तुकबंदी का भी बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। तुकबंदी मतलब कि जैसे आप कहते हैं ना कि सन, रन, तो अंतिम वाले जो शब्द है उनमें तुकबंदी, उसको आप क्या करेंगे, अंग्रेजी में कहें तो राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड्स का भी प्रयोग किया गया है। उपमानों का बड़ा ही सुंदर चित्रण है कि उपमा अलंकार का, ठीक है, क्योंकि देखिए उन्होंने धरती को राधा रूपी बताया, उसके बाद कृषकों को किसानों को कृष्ण का रूप बताया, तो उन्होंने उपमान दिया है, तो उपमा अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। उम्मीद करता हूँ कविता छोटी थी, शायद ही मेरे YouTube चैनल में कोई वीडियो इतना छोटा बना होगा, लेकिन उम्मीद है कि ये कविता आपको समझ में आया होगा। नोट्स आप ले लीजिएगा, परीक्षा में पूछी जाए तो सब प्रसंग व्याख्या बिल्कुल इसी तरह सीक्वेंस के साथ में कीजिएगा।